नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनावी मैदान में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 7 फरवरी की जनसभा के लिए तैयार किया प्लान। जी हां दोस्तों, 5 प्रदेशों में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद यूपी में अपना चुनाव प्रचार के लिए उतरने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 फरवरी को बिजनौर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सभा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों बिजनौर में पीएम फिजिकल हाइब्रिड रैली करेंगे। इस दौरान वे 3 जिलों को कवर करेंगे। इसमें बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा जिलों की 18 विधानसभाओं को टारगेट किया जाएगा। इस दौरान चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देशों को देखते हुए लगभग 1000 कार्यकर्ता इस रैली का हिस्सा होंगे। वहीं अन्य तमाम लोगों से पीएम वर्चुअल जुड़ेंगे। दोस्तों इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड की जनता से 7 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे। इनमें 2 जिलों की जनता होगी जो कि हरिद्वार और देहरादून में है। इसमें लगभग 14 विधानसभाओं को कवर किया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होगा और 7 मार्च को अंतिम चरण में मतदान होगा। इन सभी का परिणाम 10 मार्च को घोषित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। यूपी इलेक्शन 2022, प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। कहा, कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई चर्बी, हम कह रहे हैं भर्ती निकालो। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को अलीगढ़ में प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने योगी के गर्मी निकालने वाले बयान को लेकर कहा कि कोई व्यक्ति गर्मी निकालने की बात कर रहा है, जबकि कांग्रेस बेरोजगारों की भर्ती की बात कर रही है। प्रियंका ने अलीगढ़ में इगलास और खेर विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। अलीगढ़ में एक व्यक्ति से बातचीत के दौरान प्रियंका को यह कहते हुए सुना गया कि अब कोई गर्मी निकालने की और कोई चर्बी निकालने की बात कर रहा है, लेकिन हम कांग्रेस भर्ती निकालने की बात कह रहे हैं। यहां खड़े कई युवा बेरोजगार हैं। सरकार में लगभग 12 लाख पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस महासचिव ने अलीगढ़ में लोगों से घर घर जाकर संपर्क कार्यक्रम किया और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। संत रामानुजाचार्य को बड़ा सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित किया 216 फीट ऊंचा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने देश को 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की मूर्ति समर्पित की। यह मूर्ति 11वीं सदी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की है। उनके जन्म के 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वैष्णव संत को यह बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बेटी हुई मुद्रा में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। इसे 1000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसको बनाने में सोना, चांदी, तांबा, पीतल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। मूर्ति के अलावा 63,444 वर्ग फुट क्षेत्र के भूतल में एक विशाल फोटो गैलरी भी तैयार की गई है, जहां पर संत रामानुजाचार्य का पूरा जीवन देखने को मिलेगा। दोस्तों जानकारी यह भी मिली है कि संत रामानुजाचार्य की मूर्ति के पास में सभी देशों के झंडे लगाए जाएंगे। ऐसा करने के पीछे मंशा यह है कि संत रामानुजाचार्य ने अपने पूरे जीवन में कभी भी जाति, धर्म, रंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। यूपी इलेक्शन 2022, घोषणा पत्र में राकेश टिकैत ने की बेबाक बात। बोले, हम किसी से नहीं डरते, किसानों को बोलना सिखाया। जी हां दोस्तों, पश्चिम यूपी के मतदान में महज 5 दिन बचे हैं। ऐसे में इस रीजन के सियासी गलियारों में माहौल गर्म है। पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा दारोमदार किसानों पर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर किसान आंदोलन का चुनाव में क्या असर होगा। घोषणा पत्र में राकेश टिकैत ने यूपी की राजनीति पर किसान आंदोलन के प्रभाव को लेकर बहुत सी बातें कही। राकेश टिकैत की वैसे तो कोई पार्टी नहीं है, लेकिन इस सियासी समर में वो किसी भी पार्टी का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों 52 साल के राकेश टिकैत पश्चिम यूपी के जाटलैंड का मुखर चेहरा है, जिसमें पहले चरण में मतदान होना है। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक महेंद्र टिकैत के बेटे हैं। राकेश टिकैत 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उनमें उन्हें हार मिली थी। राकेश टिकैत ने कहा कि जनता को लगता है कि हम ऐसे उम्मीदवार को लेकर आए हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान करे। वही सरकार चालबाज है।
जो जनता को उस मुद्दे पर जाने ही नहीं देना चाहती, वो जाति धर्म संप्रदाय के जाल में फंसाने की कोशिश कर देती है। अब की बार जनता सरकार से सवाल कर रही है, जनता ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। सरकार जो प्रवचन देती है उस पर न जाएं, अपने मुद्दों पर ही फोकस रखें। राकेश टिकैत ने कहा कि किसे वोट देंगे, हमने वोट देने का मन बना लिया है। किसे देना है? जो खेत में काम करता है वो किसान है, जो गांव में काम करता है वो मजदूर और किसान है, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर गांव का किसान है और देश का निर्माण करने वाला है। हमारा बैकग्राउंड भी गांव से ही ताल्लुक रखता है। इस देश में अगर किसानी की बात नहीं की जाए तो खराब बात होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के कई कॉलेजों में फैला हिजाब का विरोध, छात्राओं के समर्थन में उतरे छात्र। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पहनने के अपने अधिकार को लेकर छात्राओं का विरोध अब और कई कॉलेजों में फैल चुका है। दोस्तों शनिवार सुबह हिजाब पहने लगभग 40 छात्राएं कर्नाटक के उडुपी जिले के एक तटीय शहर कुंडापुर में भंडारकर आर्ट्स एवं साइंस डिग्री कॉलेज के मेन गेट पर तब खड़ी हो गई जब कॉलेज कर्मचारियों ने अंदर जाने से उन्हें मना कर दिया और हिजाब उतारने को कहा, लेकिन छात्राओं ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कॉलेज के मेन गेट पर ही जमा हो गई। इस विरोध की वजह से दूसरे दिन भी उनकी क्लास छूट गई। 18 से 20 साल के बीच के सभी छात्रों ने यह जानने की मांग की कि प्रशासन ने हिजाब पर प्रतिबंध क्यों लगाया जबकि नियम इसकी अनुमति देते हैं। कॉलेज के निर्देश पुस्तिका के मुताबिक छात्राओं को परिसर के अंदर स्कार्फ पहनने की अनुमति है। हालांकि स्कार्फ का रंग दुपट्टे से मेल खाना चाहिए और किसी भी छात्र को कैंटीन समेत कॉलेज परिसर के अंदर कोई अन्य कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं है। प्रिंसिपल नारायण शेट्टी का कहना है कि वह कैंपस में सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, मुझे सरकार के सभी निर्देशों का पालन करना होगा। मुझे बताया गया था कि कुछ छात्र भगवा शॉल पहनकर कॉलेज में प्रवेश करेंगे और अगर धर्म के नाम पर सद्भावना भंग होती है तो प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। करीब 40 मुस्लिम लड़के भी कॉलेज के बाहर बैठ गए और लड़कियों के समर्थन में विरोध किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रिंसिपल का कहना है कि मामला तब बिगड़ा जब हिजाब के विरोध में लड़कों का एक बड़ा समूह बुधवार को भगवा शॉल पहने कॉलेज में दिखा। सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब के बिना कक्षाओं में शामिल होने के लिए कहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर बिगड़ी लता मंगेशकर की तबीयत, परिवार ने साधी चुप्पी, डॉक्टर ने बताया क्रिटिकल। जी हां दोस्तों, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले 27 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट है। अस्पताल में लता का लगातार इलाज चल रहा है। दोस्तों खबर है कि लता मंगेशकर की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में है और डॉक्टर की निगरानी में रहेगी। खबर यह भी है कि राज ठाकरे ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का हाल लेने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अभी लता मंगेशकर के परिवार या मैनेजर ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, लता मंगेशकर के परिवार ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया, लेकिन ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीप सामदानी ने बताया कि लता मंगेशकर की हालत खराब हो गई है। प्रतीत ने कहा कि लता क्रिटिकल है, वह अभी वेंटिलेटर पर है। लता अभी आईसीयू में ही है और डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। डॉक्टर प्रतीत ने यह भी कहा कि लता मंगेशकर को अग्रेसिव थेरेपी दी जा रही है। इस समय वह प्रोसीजर को अच्छे से सहन कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन, भाजपा नेता और पहलवान बबीता फोगट की कार पर हमला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता और पहलवान बबीता फोगट की कार पर हमला होने की खबर सामने आई है। भाजपा नेता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि यूपी के मेरठ में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कार पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी की लाइट तोड़ी गई, काफिले की अन्य गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। मामले में हमने एफआईआर दर्ज कराई है। सपा और आरएलडी ने आज साबित कर दिया है कि ये लोग गुंडागर्दी फैलाते हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक यह घटना मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में बदथुआ गांव में हुई। दरअसल बबीता फोगट भाजपा प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह के पक्ष में उनकी पत्नी के साथ वोट मांग रही थी। तभी रालोद समर्थकों ने लाठी डंडे लेकर भाजपा के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो रालोद समर्थकों ने हमला कर दिया। इस घटना में भाजपा के कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। वहीं बबीता फोगट ने आरोप लगाया है कि इस दौरान रालोद समर्थकों ने महिलाओं से भी अभद्रता की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
क्रिप्टो प्राइस टुडे, बिटकॉइन फिर से $40,000 के पार, ईथर 11% हुआ मजबूत। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच बिटकॉइन ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। शनिवार को एक बिटकॉइन की कीमत $40,000 पार कर गई। आज शाम 4 बजे तक एक बिटकॉइन की प्राइस $41,635 के आसपास ट्रेड कर रही थी। दोस्तों, मार्केट वैल्यू के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में 10% से ज्यादा की मजबूती देखी गई है। यह 15 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा उछाल है। यह 2 सप्ताह से ज्यादा समय से $40,000 के नीचे बनी हुई थी। वहीं दोस्तों, ईथर में 11% की मजबूती दर्ज की गई। सोलान ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी में लगभग 10% की मजबूती रही, जिसमें हाल ही में वार्महोल प्रोजेक्ट हैक के चलते भारी गिरावट आई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रेड लाइट क्रॉस की तो फटाफट चेक कर लें ई चालान स्टेटस, नहीं तो सीज हो सकता है आपका व्हीकल। जी हां दोस्तों, रोड पर बाइक या कार चलाते वक्त ट्रैफिक नियम टूटने पर आपके व्हीकल आपका चालान कट जाता है। कई बार इसकी जानकारी आपको नहीं होती है, तो कई बार ई चालान कट जाने के बाद भी पता आपको नहीं चल पाता है। दोस्तों, इस वजह से कई बार आपकी गाड़ी की सीज होने की नौबत तक आ जाती है। अक्सर दोस्तों, चालान कटने की सूचना हमें बाइक रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर्ड नंबर पर SMS से मिल जाती है। कई बार नंबर बदलने, नंबर बंद होने या तकनीकी कारणों से यह मैसेज नहीं आता। ऐसे में आप कुछ आसान टिप्स फॉलो कर ई चालान स्टेटस का पता कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले ई चालान .परिवहन.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। अब दोस्तों, वेबसाइट पर मौजूद चेक चालान स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको स्क्रीन पर चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस के ऑप्शन दिखाई देंगे। यहां पर आपको वाहन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा। डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका चालान कटा है या नहीं। अगर आपका चालान कट गया है, रेड लाइट क्रॉस करने का, अधिक स्पीड का, हेलमेट नहीं पहनने का, किसी भी चीज का, तो आप पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन भी इसका चालान पे कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों, आज का सवाल है, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।